जब पति मरता है तो पति के बाद की एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के प्रति सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के दावे करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर एक ऐसा नाम दिया गया उन लोगों को जो लोग लगातार इस कोरोना काल में अपने परिवार से दूर रहकर दूसरों की जान बचाने या फिर तमाम तरीके जिस तरीके से कोरोना वॉरियर काम कर रहे थे उनके परिवार वालों को अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ के छोटा भरवारा का है, जहां पर एक नेहा तिवारी नाम की निवासी है जिनके पति बतौर कोरोना वॉरियर काम कर रहे थे। उनके साथ अब उनके ससुराल वाले हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और दहेज के लिए उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। कैसे शुरू हुआ ये सब, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? 29 जून 2018 को मेरी शादी हुई थी, यहीं लखनऊ में हुई थी। अरेंज मैरिज थी ये, परिवार वालों की सहमति से सारी शादी हुई थी। रितेश राज मिश्रा मेरे हस्बैंड का नाम था, जितेंद्र मिश्रा मेरे ससुर का नाम है और मंजू मिश्रा मेरी सास का नाम है। शुभम मिश्रा मेरे एक देवर हैं और हिमांशु मिश्रा मेरे एक चचेरे देवर हैं। यहीं गोमती नगर छोटा भरवारा में मेरा ससुराल है, वहाँ पे रहती थी मैं। शादी के बाद तो उन्होंने डिमांड किया कि गाड़ी चाहिए, कैश चाहिए, जो सारा सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े लत्ते गहने सब उनको दिया गया था। मेरी मम्मी, उनको पता था कि मेरी मम्मी एक विडो हैं और 2 भाई हैं, दोनों अभी अनएम्प्लॉयड हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं। फिर भी मेरी मम्मी ने शादी तय की थी, सारा फैमिली से सबसे मतलब हेल्प कर दें और फिर मेरी सबकी हेल्प से मेरी शादी हो गई। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद जाने के बाद एक दिन तो उन्होंने बहुत ऐसा दिखाया कि बहुत सही है, मैं बहुत अच्छी हूँ। सारा सामान बोली कि सारा सामान जो है मेरे अंडर में रख दो। अभी नहीं, सास ने बोला कि सारा सामान मेरे अंडर में रहेगा क्योंकि ये भी नई नई कॉलोनी बसी है तो चोरी का डर ना हो, ये डर ना हो, तो मैंने भी दे दिया। उसके बाद 1-2 दिन बाद से उनके मेरी सास के और मेरे ससुर के ताने शुरू हो गए कि अभी उनको दहेज कम मिला था, उनके हिसाब से अभी और चाहिए था उनको दहेज, अभी और पैसे चाहिए थे, अभी और सामान चाहिए था, बर्तन नहीं मिले थे, साड़ी अच्छी नहीं मिली और गहने नहीं मिले थे उनको, उनके हिसाब से, मतलब उनको और चाहिए था। उसके बाद जब शादी तय हुई थी तब ये तय हुआ था कि भाई मुझे आगे पढ़ाई करनी है अपनी। ये चीज़ उन्हें पता था कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मतलब आगे अपनी डॉक्टरेट अपना पूरा कर रही हूँ, अभी मुझे तैयारी कर रही हूँ तो मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, ये चीज़ उनको पता थी। 1-2 दिन बाद से वो मेरी सास बिना एक दिन ऐसा हुआ कि बिना कमरे में बिना नॉक के घुस गए, मुझे खड़ा ऐसा 2 घंटा खड़ा करा के सिर्फ इस चीज़ के ताने दिए कि क्या-क्या चीज़ें नहीं मिली हैं मुझे। और मेरी मम्मी विडो हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन, इसकी माँ विधवा है तो इसने ये नहीं दिया तो उसने वो नहीं दिया, उल्टा सीधा बोल के बिना बाप की बेटी है, भंगी के घर से आई है, ऐसा उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला। फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि अभी नई नई शादी हुई थी तो क्या बोलना है, क्या जवाब देना है। जब आपके पति खत्म हो गए, कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद उन लोगों का व्यवहार किस तरीके से बदला आपके पति का? 22 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की मेडिकल कॉलेज में अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद तो मेरा भाई मेडिकल कॉलेज में मेरे हस्बैंड के साथ था, 1 हफ्ते उनके साथ रहता था क्योंकि वहाँ एक अटेंडेंट रहना ज़रूरी था, तो उनकी देखभाल के लिए रहता था। उनका छोटा भाई 20 तारीख को आया, बुलाया गया कि आ जाओ तुम भी। वो आया, वो वहाँ जाता था, उसको देखते ही अपने छोटे भाई को, मेरे हस्बैंड को गुस्सा करने लगते थे। मेरे हस्बैंड को कैथेड्रल लगा हुआ था पीनस में उनके यूरिन के लिए, वो उनको बाथरूम नहीं कराता था और कराता था तो उनको ऐसे ही न्यूड छोड़ देता था, पैर दबाने के लिए बोलते थे तो पैर नहीं दबाता था। 22 को वो ख़त्म हो गए। वो हमेशा ही वो मेरे भाई को बुलाते थे कि मेरे भाई का नाम विवेक है, कि उसको बुला दो, इसको यहाँ से भेज दो। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तो मेरे सास ससुर सिर्फ रात में मिलने आए हैं, उसके बाद डेड बॉडी भी लेने नहीं आए। उन्होंने बोल दिया कि आप लोग डेड बॉडी लेके शमशान घाट पहुँचिए। उनका बेटा था, उनका अपना सगा बेटा था, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो कि आप डेड बॉडी लेके शमशान घाट पहुँचिए। मेरा मेरा भाई और चाचा लोग डेड बॉडी लेके शमशान घाट पहुँचे। उसके बाद उन्होंने जला के, जबकि मेरी सास बहुत अंधविश्वासी हैं, बहुत पुराने ख्याल की हैं, उन्हें ये पता है कि जब पति मरता है तो पति के बाद की पत्नी ही आखिरी जो भी उसका हक रहता है वो सारे रिचुअल्स करती है। फिर भी मेरा भाई गोमती नगर छोड़ने गया, उन लोग की गाड़ी पहले से तैयार थी। मेरा देवर शमशान घाट तक नहीं आया था अपने भाई को आखिरी क्रियाक्रम में। मेरे भाई ने पूछा भी कि दीदी चलेगी, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, क्योंकि मैं भी कोरोना संक्रमित थी अपने पति के साथ ही।
लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं लेके जाना है। वो बिना मुझे लिए चले गए, मेरी सास मुझे बिना लिए चली गई। मैंने अपने पति की वो 12 दिन के एक भी क्रियाक्रम मैंने नहीं किया है। बस वो एक दिन फ़ोन किए कि ये सारे जो भी सुहागन की चीज़ें होती हैं वो हटा दो। इवन 13वीं में भी आने के लिए नहीं बोला, फिर भी 13वीं में मैं ज़बरदस्ती गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी गई हूँ। वहाँ पर भी ताने देना शुरू कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। मैं मेंटली परेशान चल रही थी। उन्हें पता था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मतलब ताने मारते थे, मारपीट हाँ भी करते थे आपके साथ? हाँ, उल्टा सीधा बोलना, कभी हाथ मरोड़ देना, कभी चढ़ चढ़ के मेरे ऊपर चली आती थी झगड़ा करने। और ये सारी चीज़ें तब होती थी जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे। तो अब आपका आगे का क्या है? आपने यहाँ पर कंप्लेन कराई है? हाँ, मैंने कंप्लेन कराई है इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई थी। उन्हें भी पता है कि मैं रितेश राज मिश्रा की लीगली वेडेड वाइफ़ थी, तो मेरा अधिकार बनता है। ठीक 3 साल मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बाद में मैंने अपनी माँ को सारी चीज़ें बताई थी। ये कि सोसाइटी क्या कहेगी ये सोच के कि मैंने नहीं बताया कि चलो ठीक है नहीं बताएँगे, शायद आज नहीं तो कल सुधर जाएँगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद से हस्बैंड के मरने के बाद से एकदम फ़ोन करना बंद। फ़ोन तब करते थे जब उनको डेथ सर्टिफ़िकेट चाहिए कि मुझे यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है। अगर आप इतने सही हैं, मेरे सास-ससुर को मैं बोल रही हूँ, तो आपको पहली बात तो पीठ पीछे चीज़ें करनी नहीं चाहिए। वो आते थे यहाँ आके हर डिपार्टमेंट में जहाँ से मुझे गवर्नमेंट की हेल्प मिलने वाली, वहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, ताकि मेरे हिस्से में मुझे कुछ मिले ना। जबकि उनको पता है कि मैं अभी 27 साल की हूँ और अभी मेरा फ्यूचर, मेरा करियर पीक पे है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। फादर है नहीं, 2 भाई दोनों छोटे हैं। उनको ये चीज़ पता है, फिर भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगी। शादी के पहले भी उनको पैसे चाहिए थे, जबकि मेरे फादर एनटीपीसी में जेई हैं और काफ़ी जो है मेरे जो फादर इन लॉ हैं काफ़ी पैसा कमाते हैं। गोमती नगर में भी बढ़िया घर है, प्रॉपर्टीज़ हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी उनको पैसे चाहिए और उल्टा-सीधा बोलना। अभी रिसेंटली मेरे चाचा आपने मुकदमा मतलब पूरे परिवार पे कराया है, ससुर पे कराया? नहीं, मैंने सास-ससुर और मेरे सगे देवर हैं शुभम मिश्रा और मेरे चचेरे देवर हिमांशु मिश्रा पे, क्योंकि वो सारी चीज़ें पीठ पीछे लेके करवाना और उल्टा-सीधा और तो और उल्टा-सीधा मुझ पे इल्ज़ाम लगाना कि ये इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। ये सारी चीज़ें कि मुझे कुछ ना मिले, कोई भी आर्थिक सहायता या कुछ मदद ना मिले, मैं ऐसे ही रह जाऊँ। थाने पर किस तरीके का आश्वासन या क्या मदद के लिए कहा गया? एफआईआर दर्ज तो हो गई थी, अभी कल आए थे बयान दर्ज कराने, कल तो बयान दर्ज नहीं हो पाया। आज बयान दर्ज हुआ है। अब बोला है कि अब केस आगे बढ़ेगा। कई बार तो ये भी हुआ कि बयान ना दर्ज हो कि कोर्ट केसेस होंगे, दिक्कत होगा, आप समझौता कर लीजिए। यहाँ से बोला गया कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन मुझे बयान दर्ज करना था क्योंकि 3 साल बहुत बहुत सा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी बात पीड़िता नेहा तिवारी से हुई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आए दिन उनके ससुराल वाले उनके साथ मारपीट करते थे, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करते थे। तब भी करते थे जब उनके पति जिंदा थे। पति के मरने के बाद उन्हें किसी भी तरीके के क्रियाक्रम में, उनके आखिरी जो उनकी लास्ट राइट थी, उसमें भी किसी प्रकार से इन्हें शामिल नहीं होने दिया गया। अब जब नेहा तिवारी अकेली हैं और वो अपने जो कंपनसेशन मिलता है पति की मौत के बाद, उन सब चीज़ के लिए खुद आगे बढ़कर अपने हक मांग रही हैं, उस पर भी उनके ससुराल वाले लगातार आपत्ति जता रहे हैं और गलत तरीके से इनकी गलती देकर सरकारी कार्यालयों में एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि इनको जो कंपनसेशन है वो ना मिल पाए, और लगातार इनको परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले के लिए सास ससुर और इनके देवर पर एफआईआर गोमती नगर विस्तार थाने में दर्ज करा दी गई है और पीड़िता का बयान भी दर्ज करा दिया गया है। अभी फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और आगे जाकर पुलिस जो है वो पीड़िता से ये भी कह रही है कि आप सुलह कर लीजिए और मामले को यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन पीड़िता का कहना साफ तौर पर यही है कि वो अपनी कंप्लेन लिखवाई है, तो इस पर कार्रवाई की मांग भी वो लगातार कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।